हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का लेट्स जॉइन के डी पर स्वागत है। और आज की वीडियो वेव ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो टाइप कीजिए हाइगन प्रिंसिपल लेट्स जॉइन के डी। आपको फर्स्ट पार्ट आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे और आप वहां से पढ़ सकते हो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हो, लेकिन आज हम प्रूफ करेंगे इनको हाइगन प्रिंसिपल से भी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी करा था हाइगन प्रिंसिपल के बारे में, तो फुल डिटेल वीडियो वहाँ है। और थोड़ा बहुत जैसे आज हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपको पुराने वाला रिवाइज भी करवा देंगे, ताकि आज की वीडियो देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे ही वीडियो खत्म हो आप वीडियो देख लेना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठाओ और नोट्स बनाना शुरू करो। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाइगन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई हाइगन प्रिंसिपल है क्या। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे तो यहाँ नोट कर देते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल भाई। हाइगन्स प्रिंसिपल भाई, तो कुछ पॉइंट आपको पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप सभी ने देखा था बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की वीडियो में काम आएंगे, आज की क्लास में काम आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख देते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है हाइगन प्रिंसिपल का। चलिए मैं पेन चेंज कर देता हूं एक बार। ये लो भी पेन चेंज कर लिया। हाइगन प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ रेज। क्या बताया कि जो वेव फ्रंट है आपकी, वेव फ्रंट वो ऑलवेज, वेव फ्रंट ये नोट करते चले जाना भी, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन ऑफ रेज भाई। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। क्या बोला कि जो वेव फ्रंट है, आपको लास्ट क्लास बना के भी दिखाए थे वेव फ्रंट, वो ऑलवेज क्या है भाई, परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ रेज के। लास्ट क्लास आप लोगों को याद होगा, कुछ इस प्रकार से रेज आ रही हैं, ये रेज आ गई इस प्रकार से, यहाँ से ये रेज आ गई दूसरी, यहाँ से तीसरी रेज आ गई। और अगर मैं इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से वेव फ्रंट ड्रॉ हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलरली बनेगा। ठीक है भाई। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लाइन थोड़ी सी तिरछी बन रही है। पूरा वीडियो एनिमेशन से आपको समझाया गया था लास्ट क्लास में, किस प्रकार से आपका वेव फ्रंट तैयार होता है। पानी, यहाँ पे पानी में हमने पत्थर को ड्रॉ करा तो उसका एक वेव फ्रंट इस प्रकार से बनता है। हमने ये पूरा टॉपिक बताया था। तो हमने ये भी बताया था कि जब ये रेज जा रही है तो इसके यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे आपका कितने डिग्री का बनेगा, 90। यहाँ पे तो ये होगी डायरेक्शन की रे। तो यही बताया गया कि वेव फ्रंट ऑलवेज कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ रेज के। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड लॉ पे भी। अब चलते हैं आपके सेकंड लॉ पे भी। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ की यानी कि जिसका सेकंड प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ध्यान से समझिए। यहाँ हमें समझना क्या है कि एक वेव फ्रंट को बनाना सीखना है, जो कि आज की वीडियो में काम आएगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि एक वेव फ्रंट होता है। मान लेते हैं कि एक सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, ये इस प्रकार से, यहाँ से एक लाइन ऐसे मैंने खींची, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। और इसमें आपको बताया गया था कि पॉइंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पॉइंट होंगे, यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, बहुत सारे पॉइंट होते हैं वेव फ्रंट में। और वो अपना क्या बनाते हैं कि वेवलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेवलेट बनाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये अपना एक क्या बनाते हैं, वेवलेट बनाते हैं। इस प्रकार से आपको बताया गया था, ये ऐसे वेवलेट, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये वेवलेट आपको बनाने के लिए बताया गया था। तो मैं ज्यादा ना बढ़ते हुए, अब हमें पता है इसका क्या करना पड़ता है, हमें इसका एक टेंजेंट खींचना पड़ता है। अभी इसका क्या खींचना पड़ता है, टेंजेंट खींचना पड़ता है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, टेंजेंट। सभी ये जो वेवलेट थे ये क्या है भाई, वेवलेट है। ये क्या है, वेवलेट है, जो कि वेवलेट क्या है, ये वेवलेट है। क्लियर हो गई। और ये आपका जो लाइन दिख रही है ये वाली, इसको बोलेंगे हम वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या बोलेंगे इसको, वेव फ्रंट। ठीक है भाई। तो आप लोगों को इतना पता होगा। तो अब हमें न्यू वेव फ्रंट बनाने की बात हो रही है कि जो न्यू वेव फ्रंट कैसे बना। तो देखो हमने अभी अभी एक लाइन बताई थी, दोबारा से सुन लो। एक लाइन है और यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से एक वेव फ्रंट लिया। तो ये वेव फ्रंट है फर्स्ट, और ये इसमें एक पॉइंट है। और आपको मैं पूछता हूँ कि किसी टाइम टी में, देखो आपको ये पहले भी बताई जा गई थी कि जो वेव होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, और जो वेवलेट है वो भी उसी से ट्रेवल करती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना बाय द वेवलेट
इन टाइम टी कितना हो जाएगा, तो मान लो उसकी स्पीड रहेगी v, तो टाइम टी में कितना कर लेगा भी टी डिस्टेंस कवर कर लेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको बताई गई थी डिस्टेंस जो होगी वो स्पीड ऑफ द वेव होगी, वो कितनी मानी गई है, लाइट के बराबर ही होगी। स्पीड ऑफ द वेवलेट कितनी होगी, वो v ही होगी। तो ये जो वेवलेट यहाँ से ये देखो, ये वेवलेट चलेगा, कितना चलेगा, तो वो टाइम टी में कितना चलेगा भाई वी टी चलेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी v है और टाइम टी में तो वी टी चलेगा। तो ये वाला पॉइंट है, ये कितना चलेगा, वी टी चलेगा। आप समझ सकते हो, ये कितना चलेगा, वी टी चलेगा। ये कितना चलेगा, ये वाला पॉइंट, ये भी वी टी चलेगा, ये पॉइंट भी वी टी, और ये भी पॉइंट वी टी, और ये भी वी टी। तो हमने क्या करा कि वी टी आर्क की हमने एक रेडियस ली, प्रकार को खोला, और इस रेडियस ली वी टी, मान लो कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, और उसको हमने क्या करा, इसके यहाँ से प्रकार खोलकर और एक चाप लगा दी, एक आर्क लगा दी कुछ इस प्रकार से। ये पूरा सर्कल नहीं दिखा रहा आप लोगों को, आप समझ गए होंगे, ये मैं पीछे सर्कल पूरा बना के दिखा चुका हूँ। अब क्या करी मैंने, इन सभी का क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दिया। क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दिया। तो ये हमारा क्या खींच गया, टेंजेंट। अभी टेंजेंट खींचते ही ये क्या बना, ये न्यू वेव फ्रंट बन गया। क्या बन गया, न्यू वेव फ्रंट। यही बनाना सीखना था आज की वीडियो में, कि आपका न्यू वेव फ्रंट बनाना सीखना है। ठीक है भाई, तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि न्यू वेव फ्रंट कैसे बनता है। अब इसमें भी एक न्यू वेवलेट तैयार हो गई, ये एक वेवलेट तैयार हो गई, ये वाला, यहाँ पे ये अपना एक वेवलेट बनाएगा। ये भी मान लेते हैं वीटी डिस्टेंस चलता है, तो फिर ये दोबारा से क्या लगाएगा, एक आर्क क्रिएट करेगा। दोबारा से क्या करेगा, एक आर्क क्रिएट करेगा। मान लो ये वीटी की आर्क क्रिएट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और ये भी अपने आर्क लगाएगा, और इन सभी का एक कॉमन टेंजेंट खींचा जाएगा, वो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा। तो ये एक और न्यू वेव फ्रंट बनेगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है ये लगातार चलती रहेगी आगे के डायरेक्शन में। एक बात और बताता हूँ, वेव फ्रंट पीछे भी बनते हैं, मैंने आपको बताया ना, आगे आगे का दिखा रहा हूँ मैं, पीछे भी बनते हैं वेव फ्रंट। आपको पता है पूरा सर्कल होता है, वेव फ्रंट हर डायरेक्शन में बनता है, यानी कि वेव हर डायरेक्शन में जाती है, लेकिन हमें क्या लेना है, फॉरवर्ड ही लेना है। ठीक है भाई, हमें वेव फ्रंट कैसे बनाना है, ऑलवेज फॉरवर्ड ही बनाना है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी आप न्यू वेव फ्रंट बनाओ तो फॉरवर्ड। ये था हाइजीन प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका हम यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नोट कर देते हैं, चलिए क्या है प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं, आज हम पढ़ने वाले भी यही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आती है, बोर्ड में भी आती है, तो आपको तैयार रखना है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो लिख देते हैं प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें ये करना है भाई, प्रूफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है। ध्यान से समझिए कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप सभी ने पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा कि एंगल आई है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एंगल आई है वो किसके बराबर हो गया, एंगल आर के बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले पढ़ चुके हो आप लोग रे ऑप्टिक्स में। और दूसरा लॉ पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी लाई करते हैं सेम प्लेन पे। तो इसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने की चीज एक ही है यहाँ पे। अगर प्रूफ करने की बात करी जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो उसमें बताओगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चलिए आप इसको समझाते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि एक सरफेस है, यहाँ एक सरफेस लिया मैंने इस प्रकार से, और ये कैसा है, ओपैक है। रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, आपने पहले भी पढ़ा है, ओपैक सरफेस चाहिए। और यहाँ से एक रे आएगी, तो मैं दो रे मानता हूँ यहाँ से, रे ऑप्टिक्स की तरह हम यहाँ समझते हैं। यहाँ से एक रे आई इस प्रकार से, और यहाँ से भी एक रे आई इस प्रकार से। आप समझ सकते हो, यहाँ से ये रे आई, तो रे आ गई इस डायरेक्शन में, रे आई, और इस डायरेक्शन में रे आई। तो यहाँ से एक रे आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आने वाली रे को आप सभी जानते हो क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे भाई, इंसिडेंट रे। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, इंसिडेंट रे। क्लियर। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या इंसिडेंट रे आ रही है तो क्या यहाँ वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हो सर, क्योंकि इंसिडेंट रे से वेव फ्रंट बनाना हमें आता है। हमने बताया था कि इंसिडेंट रे है, पहला ही ला बताया था, आज की क्लास में भी बताया है कि इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, वेव फ्रंट के। ये बताया था वेव फ्रंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। तो ये बताया था, तो परपेंडिकुलरली मैंने ड्रॉ करा, यहाँ से इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस रे पे, ये वाला।
तो एक परपेंडिकुलर वेव फ्रंट हमारा तैयार होगा इस प्रकार से, एक परपेंडिकुलर वेव फ्रंट तैयार होगा, यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी कितने एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ध्यान रखना कि जो वेव फ्रंट है ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये याद रखना कि जो आने वाली रे है उससे जो वेव फ्रंट बनेगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो वेव फ्रंट होगा वो इंसिडेंट रे के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री के। जब भी आप बनाओगे तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आपको इतनी चीज आ गई बनानी, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को ये बताओ अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी। ये रे आई तो आपको पता है यहां से एक रे आई और ये टकराएगी, टकरा के कैसे घूम जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, चली गई, आप सभी को पता है ऐसे चली गई, और ये वाली रेंज भी चली गई। चलिए इस रेंज को मैं, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, इसको एक बार इरेज भी कर देते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि रिफ्लेक्शन को अलग से दिखाया जा सके। ठीक है भाई, चलिए अब क्या करना है, मैं पेन का चेंज करा और आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखानी है। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे दिखाने से पहले एक चीज़ और पूछ लेता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है। तो v1 रहेगी, मान लेते हैं इसकी स्पीड रहेगी v, और किसी टाइम t में कितना पहुंचेगा vt। तो आप सभी को पता है ये वाला पॉइंट, मान लेते हैं कि v की स्पीड से यहाँ पहुंचा, कितनी देर में, vt टाइम में पहुंचा। ठीक है भाई, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वेलोसिटी इंटू में टाइम, तो वी टी। तो मान लेते हैं किसी, जैसे आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर करेगी। तो ये कितनी है, 3 लाख है। तो ये वाला पॉइंट भी तो इतनी देर में 3 लाख कवर कर चुका होगा, टकरा के, रिफ्लेक्ट होके। तो आपको बता देता हूं मैं कि ये रे भी चली जाएगी। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका वेवफ्रंट कैसे बनाएंगे। तो आपने बीटी रेडियस लेनी है, जैसे पिछली बार बनाया था ना वेवफ्रंट बनाने के लिए। तो क्या करना है, बीटी वेवफ्रंट लेनी है, यहाँ एक क्या करना है, आर्क लगा देनी है। क्या लगा देनी है, एक आर्क लगा देनी है, लगा देंगे। इसी प्रकार से यहां से भी लेना है। अब आपको पता है जो आर्क है इधर भी लग सकती है, इधर भी लग सकती है, इधर भी लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज कर लेना कि कहाँ आर्क लगाएं, कि ताकि वो वेव फ्रंट क्या आए, इक्वली आ जाए और परपेंडिकुलर रहे। तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहां से हमने एक लाइन खींचनी है, और यहां से क्या करेंगे, इस लाइन पे हमने एक ये बना दिया, मान लो ये वाला, और हमने ये लाइन हमने बना दी आपका वेव फ्रंट। यहाँ से मान लेते हैं कि ये गया होगा इस प्रकार से, लाइट टकरा के गई होगी ऐसे ऐसे करके, और ये कितना कवर करा होगा, वीटी कवर करा होगा। कितना करा होगा, वीटी। तो यहाँ पहुंच गया होगा, ये भी कितना करेगा, वीटी में ये यहाँ पहुंचता है। उसके बाद में दोनों सेम फेज में आ गए, और ये इनका वेव फ्रंट तैयार कर देते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। सॉरी टेढ़ा जा रहा है पेन, ये देखो तैयार कर दिया। और फिर यहाँ से आप रे निकाल दीजिए, क्योंकि जो कि परपेंडिकुलर होगी। ठीक है भाई, चलिए आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो इसका फिगर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिगर दिखेगा। ये देखिए, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये जो रे कहलाएगी कौन सी कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। कौन सी रे कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। और ये कौन सी कहलाएगी, आप सभी जानते हो, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। भी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मैंने आपको बताया था कि ये कितनी दूरी तय करेगी, वीटी, तो ये भी कितना करेगा, वीटी ही करेगी, ये वाली रे। यहां से भैया आपको ध्यान से समझिए, तो मैं यहाँ से एक बार हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस जा रही है, ये कितनी जा रही है, मैंने बताया था ना आर्क लगाने। तो देखो ये आर्क लगा रखी है, और यहाँ से भी आर्क लगाएंगे, कितना, वीटी, इस तरह से। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ दिख रहा है आप लोगों को, डीसी। और ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से वेव फ्रंट तैयार हो गया, क्योंकि टेंजेंट आप सभी को पता है, कॉमन टेंजेंट वेव फ्रंट बन जाता है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर, ये जो एंगल यहाँ से दिखेगा डी पे, ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम आपसे एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल क्या है क्या नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको यहाँ देखेंगे कि आपको नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे मैं पेन से कर लेता हूँ, यहाँ पे चलिए मैं पेन यूज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ एंगल आई, देखो ये क्या है, नॉर्मल। यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, और ये है आपका नॉर्मल। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है। और आप सभी को पता है कि ये जो टोटल एंगल दिख रहा है ये वाला 90 का है। आपको ये दिख रहा है 90, तो ये कितना बढ़ जाएगा, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 का है। आप समझ सकते हो कितने का है, 90 का है। तो ये आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आई। समझ सकते हो, 90 माइनस का आई।
चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 90 माइनस का आई है और आपको ये भी पता होगा कि ये क्या है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, नॉर्मल है। तो ये टोटल 90 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, तो यहाँ से लेकर ये 90 माइनस का आई है, ये कितना है, 90 माइनस का आई है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, आई। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझनी है, क्या बताया गया है, अच्छे से कवर होना चाहिए। चलो एक बार मेरेज करके दोबारा बताता हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए, अच्छे से एक बार समझ लोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये एंगल तो हो गया आई, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया। ये क्या है, नॉर्मल। ये जो हमने डैश डैश लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये क्या है भाई, नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और आप सभी को पता होगा, ये जो लाइन दिख रही है ना, एस बी ए, क्या दिख रही है, एस बी ए, ये 90 डिग्री, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये कितनी डिग्री का बनता है, वेव फ्रंट इंसिडेंट रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे भी तो 90 बन रहा होगा भाई, ऐसे करके ये भी 90 बन रहा होगा। लेकिन अगर ये एंगल आई है तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा, 90 माइनस का आई होता है। 90 माइनस का क्या होगा, आई हो जाएगा। टोटल आई एंगल, ये वाला आई है, और दूसरा 90 माइनस का आई है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आई से आई कैंसिल, तो कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये कितना होगा, 90 माइनस का आई। अब ये नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल है, तो यहां से लेकर यहां से अगर मैं बात करूं नीचे तक, तो कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का। अगर ये 90 माइनस का आई है, तो ये जो जगह बच गई ना, ये वेव फ्रंट से ये वाली, ये कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, आई का। क्लियर हो गई। चलिए, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए दोबारा से, अब इसको समझिए, ये रहा हमारा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहां से एक डेफिनेशन और याद कर लेना कि एंगल बिटवीन, अब नई डेफिनेशन बता रहा हूं, एंगल बिटवीन, कौन से एंगल बिटवीन, इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो एंगल है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस, ये देखिए, ये क्या है नीचे वाला, ये आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना, तो इसके बीच में, समझ रहे हो, इसके बीच में ये वाला, और इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, आई का ना, तो हमने इसका नाम दिया एंगल आई। तो ये एक नई डेफिनेशन बन गई है, आप याद कर लेना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस। और इंसिडेंट रे तो था ही, पहले डेफिनेशन थी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। आज एक नई डेफिनेशन और बता दी है, वो क्या डेफिनेशन बनी है, याद कर लेना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी प्रकार से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी डेफिनेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एंगल बिटवीन, क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस, इस बार सरफेस के साथ में लेना भैया, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी, ये वाला, ये देखो यहाँ से ये वेव फ्रंट, एंगल आर दिख रहा है, इसको समझने के लिए आप समझेंगे तो आपको पता है ये वेव फ्रंट है, ये जो डीसीए क्या है, वेव फ्रंट आपको दिख रहा है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखिए, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ से ये एंगल कितने डिग्री का बना, 90 का। अगर ये आर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 में से आर को घटा दोगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो लाइन खींच रखी है एन डैश सी, ये वाला, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 का। अगर मैं इसमें से इस 90 माइनस आर को घटा दूं तो आर ही तो बचेगा, समझ रहे हो ना। तो यानी कि ये जो एंगल है, ये लियो 90 माइनस का आर था और प्लस का आर, क्योंकि टोटल कितने का बनेगा, 90। तो देखो आर से आर कट के 90 आ गया कि नहीं आ गया। तो कहने का मतलब ये किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तो आपको ये डेफिनेशन भी समझा दी है मैंने, और आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो डेफिनेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। एक बार मैं पेन से लिख देता हूँ, स्पीड। अब किसी टाइम में वेलोसिटी कितनी रही, v, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी रही v, और टाइम लगा मान लो t। तो ये a पॉइंट कहाँ पहुंचा, टी टाइम में, यहाँ पहुंचा टी टाइम में विद वेलोसिटी v। इसी प्रकार से उसी टाइम में ये जो b वेव फ्रंट है, ये कहाँ पहुंच गया, d पे पहुंच गया, और ये भी इसकी क्या रही, vt ही टाइम लगा। कितना टाइम लगा भाई, vt ही टाइम लगा, ये बात याद रखनी है आपको, vt टाइम लगा, दोनों का सेम लगा। चलिए, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो डेफिनेशन आप ही नोट कर लेना। तो हमने क्या कहा कि एक ट्रायंगल हमारे पास दिख रही है, सामने फिगर दिख रहा है आपको। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ एक फिगर, क्या दिखा आपको, ये देखिए, ये और यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रही है, और ये जा रहा है या ऐसे तिरछा, ऊपर ए है। देखिए, उस फिगर में से देख के बना रहा हूँ, इस फिगर में से ए,
ये क्या है बी और ये क्या है भाई सी, ये है आपको क्लियर हो गई होगी। ये एंगल आई है, ठीक है भाई, ये एंगल आई है और ये एंगल है 90 डिग्री का। आपको पता है वेव फ्रंट, ये जो ए बी है ये वेव फ्रंट है, ठीक है भाई, और ये जो ए सी जा रही है ये रे जा रही है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये एक ट्रायंगल बनता है। अब देखिए दूसरा है, एक ट्रायंगल और दूसरा पकड़िए। दूसरा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है, इस तरह से जा रहा है और फिर ये परपेंडिकुलर जा रहा है और इसका भी एक सरफेस बना दिया। तो आप देखोगे तो ये क्या है डी है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। यहाँ आप देखोगे डी और बी सी के बीच में, देखो ये रहा डी सी और बी सी के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, आर का ना, तो मैंने इसका नाम दिया आर। और यहाँ आप देख सकते हो ये वाला एंगल कितने का है, वेव फ्रंट है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। और ये हो गया बी सी। ठीक, अब एक बात नोट कर लेना, अब दिमाग बैठाओ, क्या बैठाने की है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। क्या है कि ये दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रायंगल बी डी सी, यानी कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी डी सी का। आप बोलोगे सर कैसे कर दिया, तो देखिए एक ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री का, आप लिख सकते हो, एक ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री का, देखो दोनों में 90 90 हो गया। ये एंगल हो गया आई और ये होगा आर, ठीक है भाई, ये एंगल हो गया आई और ये हो गया आर। अब एक बात बताओ, बीसी क्या है, कॉमन है, बीसी क्या है भाई, कॉमन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बीसी क्या है, कॉमन है। ये देखो बीसी क्या है यहाँ पे, कॉमन है, बोलो है कि नहीं है, बीसी है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है नहीं आ रही है, देखिए जो बीसी सरफेस है दोनों में आ रहा है, ये जो बीसी सरफेस है किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉमन। आप समझ सकते हो, ये हमारा कॉमन हो गया। और ए सी, ए से लेकर सी तक कितना है विटी, और डी बी से लेकर डी तक ये कितना है, ये भी विटी, तो यानी कि ये भी इक्वल है, यानी कि एक तो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल होगा वो भी 90 का, और एक ये साइड कॉमन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये RHS से इक्वल है, राइट हैंड रूल से इक्वल हो गया है आपके पास, ये RHS से क्या हो गया है, ये इक्वल हो गया है। आपने देख लिया कि किस प्रकार से आपकी, ये देखो AC, यहाँ लिख सकते हो AC है वो इक्वल है किसके, BD के। आप देख सकते हो ये A से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है, VT, क्योंकि टाइम वही लग रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होकर जा रही है तो स्पीड तो चेंज नहीं हुई। और B से D तक भी टाइम वही लगा, क्योंकि हमने R खींच के ही तो वेव फ्रंट बनाया है। तो यहाँ से तो VT इक्वल हो गया, AC BD के इक्वल हो गया, BC क्या है, कॉमन है। और आपने कहा कि एंगल A है और एंगल D है वो इक्वल हो गया, क्योंकि ईच कितने का है, 90 डिग्री का। तो ये RHS से प्रूफ हो चुकी है। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई, तो आप लोग इतनी बात भी समझ में आ गई कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि अब ये RHS से इक्वल हो गया। तो आप सभी को पता होगा कि जो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे या कोरस्पोंडिंग साइड होगी वो भी इक्वल होगी। जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे या जो साइड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो आप लोग। तो हम कह सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, अब आपको अपोजिट साइड को देखोगे, देखिए यहां ट्रायंगल देखिए, ये वाली साइड ये इसके इक्वल हो गई, ठीक है, 90 के सामने वाली साइड आपस में इक्वल है ही, ठीक है। तो ये वाली साइड भी आपस में BD AB के इक्वल हो गई। अब एंगल की बात कर लेते हैं, ये 90 है, इक्वल हो गया ना, तो ये आई वाला एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल देखो तो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 के सामने परपेंडिकुलर, ये देखो 90 के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और इसके साथ में जो एंगल लग रहा है हाइपोटेन्यूस के और इस DC वाली साइड के। तो यहाँ पे भी देखिए ये वेव फ्रंट, ये क्या है, वेव फ्रंट वाली साइड, ये क्या है, वेव फ्रंट वाली साइड, और ये DC क्या है, ये भी वेव फ्रंट वाली साइड है। तो वेव फ्रंट वाली साइड और बेस के साथ में देखा R, और ये वेव फ्रंट वाली साइड और बेस कौन सा है, BC, ये रहा BC, ठीक है भाई। तो इसके बीच में एंगल बन रहा है I, तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। तो ये हो चुका है आपका प्रूव, हैंस प्रूव्ड। तो इतनी सी बात आपको लिखनी थी। आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर कर ले भैया, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और जो भी डाउट आए तो आप नीचे वीडियो के नीचे जरूर लिखें।
क्योंकि कई बच्चे हैं जो ग्रुप में मैसेज करते हैं, कई और मैसेज करके बताते हो। इससे अच्छा है कि आप इसी वीडियो के नीचे डालिए ताकि हैंड टू हैंड आपको जवाब मिल सके, हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे इसका सेकंड, इसी में सेकंड ला भी है, इसको फर्स्ट ला मानते हैं तो हम इसका सेकंड ला बोलेंगे। क्या है सेकंड ला, देखिए ध्यान से समझिए। सेकंड ला क्या कहता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, पहले तो हम इसको प्रूव करना है ना कि इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, आप सभी जानते हो ये वाली रे है, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, पढ़ चुके हम लोग। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे है भाई, ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सा हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल। ये सभी लाई करते हैं सेम प्लेन पे, सभी लाई उन्होंने सेम प्लेन, यही तो बताया गया था। अब देखिए इसमें थोड़ी स्टेटमेंट है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें कोई खास नहीं है, बस आपको मेन प्रूफ करना था आई इजिकल टू आर। ठीक है भाई, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखोगे कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या नाम है यहाँ पे, ए बी, मैं लिख देता हूँ चलो ए बी, कोमा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, क्या बोलेंगे, कोमा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। जो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, क्या बोला रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट को, यहां से हम बोल सकते हैं सी डी, क्या नाम है, सी डी। एंड आपका नाम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या नाम बताया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिव सरफेस का नाम बता दिया हमने बीसी, आप देख सकते हो फिगर में अच्छे से देखिए। ऑल आर, ये सभी के सभी ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू दी प्लेन ऑफ पेपर भी, ये बात याद रखनी, प्लेन ऑफ पेपर यानी कि जो पेपर है या जो बोर्ड है या जो स्क्रीन है उसकी क्या है, परपेंडिकुलर, तीनों, चाहे ये लगा लो और चाहे ये लगा लो, कोई सा भी आप लगा सकते हो, तीनों ही क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी आपको क्या दिख रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, डीसी क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बीसी क्या है, सरफेस। ये तीनों क्या है भाई, आपके परपेंडिकुलर। कैसे, बीसी बाहर की तरफ आ रहा है, बीसी अब यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है बीसी, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, ये इस तरह के प्रकार से आप माउस देखते रहोगे घूमते घूमते, और डीसी इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब है तीनों क्या है, इस सरफेस की, जो आपको सरफेस है जिस पे हम लिख रहे हैं, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं, इसका चेंज करते हैं मार्कर की इंक। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है वो सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर टू ए बी। आप देख सकते हो कि जो ए बी है इसके क्या है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है। अगला पॉइंट क्या है, नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ए सी, जो नॉर्मल होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा ए सी के, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ए सी। आप ये देखिए, परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी नहीं है भैया, क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर बीसी बोलेंगे, सॉरी बीसी बोलेंगे, ये तो ऊपर है ना, बीसी यहाँ लिख देते बीसी। ठीक है भाई, उसके बाद में अगर आप आगे बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। रिफ्लेक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू सी डी। तो इंसिडेंट रे किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। ये देखिए इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड टू ए बी। इसी प्रकार से नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है इसके। तो ये आपस में, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपस में एक परपेंडिकुलर हो गई। तो ये भी इन्हीं की बात बता रहे हैं, ये इसकी बात बता रहे हैं, आपस में एक दूसरे की ही बात बता रहे हैं कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी है तो एक जगह ही ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ओ लाई इन सेम प्लेन। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब हम प्रूफ करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए क्या करेंगे अब, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो स्नेल लॉ है, आप सभी को पता होगा, साइन आई बाई
साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीज आपको प्रूव करनी है, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा था, पढ़ा था। वेव ऑप्टिक्स में हमें इनको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये जो पढ़ा था ना, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन आज मैं आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूँ, और प्रूफ आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो रिफ्रैक्शन के लिए आपको पता है एक सरफेस चाहिएगा। यहाँ मैंने एक सरफेस ले लिया इस प्रकार से, लेकिन इस बार सरफेस होगा वो रिफ्रैक्टिंग होगा, क्योंकि लाइट पास होगी, आपको पता है रिफ्रैक्शन में लाइट पास जाती है। तो मान लेते हैं मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 2 है, इसमें v1 स्पीड है, उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन होता सेम स्पीड थी, तो लेकिन यहाँ स्पीड अलग रहेगी। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। आगे क्या हो रहा है, ये जब v1 है तो v1 है वो ग्रेटर देन है v2 भाई। ये बात भी आपके समझ में आनी चाहिए कि जो वेलोसिटी है रेयर में वो डेंसर के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपको वही सेम करना है कि एक इंसिडेंट वेव फ्रंट गिराना है, इंसिडेंट रे गिरानी है सबसे पहले। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे गिराई इस प्रकार से, ये गरी इंसिडेंट रे, 2 रे से हम समझा रहे हैं यहाँ पे। ये कहलाएगी कौन सी रे, चलो मैं पेन चेंज करके अलग से लिख देता हूँ। तो क्या कहलाएगी ये, इंसिडेंट रे, यहाँ लिख देता हूँ इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। जो गिरती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अगर आप अच्छे से ध्यान से समझोगे, अब मैं आपसे पूछूं कि चलो आप बताओ मुझे वेव फ्रंट बना सकते हैं, तो सर बना देंगे, बिल्कुल बना दो। कैसे बनाओगे कि जो इंसिडेंट रे है ना और वो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर के लिए हमने ये कर दिया, देखो ये 90 डिग्री का बना, ये 90 डिग्री का बना, मैटर खत्म। चलिए, अब ये जो वेव फ्रंट है, ये वाला और ये वाला वेव फ्रंट, देखो दोनों का अलग अलग कंडीशन हो गई। ये वेव फ्रंट अब पहले तो टकरा के चले जाते थे, अब क्या होगा, इस वेव फ्रंट की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि ये पार्टिकल जब ट्रेवल करेगा तो इसकी स्पीड हो गई कम। तो आपको पता है किसी टाइम टी में, मान लेता हूं ये टाइम कितना है अभी, 0, ठीक है भाई। तो टाइम टी में, किसी टाइम टी में कितना ट्रेवल करेगा, तो v इंटू टी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा टाइम टी में, तो v इंटू टी। अब यहाँ की स्पीड को हमने मान रखा v1t, तो मान लेते इसने करा होगा v1t, क्योंकि एयर है तो एयर में मान लेते 3 लाख करेगा, तो ये नीचे वाला कितना करेगा, 2 लाख ही कर पाएगा। अगर ये ग्लास है, मान लो ग्लास में जा रही है लाइट, तो यहाँ 2 लाख पर सेकंड कर पाएगा, ये कितना कर पाएगा, 3 लाख पर सेकंड रेयर में। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये धीरे चलेगा और ये यहाँ तक पहुंच पाएगी इसकी वेव फ्रंट। तो यहाँ से ये आर्क लगाएगा ये, और यहाँ से ये भी वेव फ्रंट बनाने के लिए आर्क लगाएगा। समझ में आ गई। और ये दोनों का अब अगला वेव फ्रंट बनाने के लिए हम इसका टेंजेंट खींच देते हैं, और ये हो गया परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे के, तो हमने इसके एक रे बना दी कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलरली। तो इस प्रकार से आपकी रे बैंड हो जाएगी, यहाँ से जाएगी जब क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है भाई, और ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब इसको प्रूफ कराते हैं, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, फिगर आपके सामने है, वही आपको बताया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे अभी, इंसिडेंट रे बोलेंगे, पहले इसको इंसिडेंट रे बोल देते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे इसको, वेव फ्रंट। और इसी प्रकार से ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट RWF लिख देता हूँ, इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल देते हैं IWF। IWF, ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब ये मैंने आपको पिछली बार डेफिनेशन बताई दी थी, ये क्या है, एंगल सरफेस और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, और सरफेस और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। की डेफिनेशन आपको पहले करवा चुका हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट IWF, इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस, ये बताया है पहले भी। एक एक पॉइंट को आप याद करते चले जाओ, काम आ जाएगा। देखो थोड़ा सा आपको रट्टे भी मारने पड़ेंगे। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, अब RWF लिख दिया, एंड सरफेस। तो जो पहले डेफिनेशन थी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वो भी डेफिनेशन राइट है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हमें ये डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं। या इसको समझने के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोबारा से समझ लो ये कितने डिग्री का एंगल बना है, यहाँ से ये 90 डिग्री का। अगर ये आई है तो आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा, 90 माइनस का आई हो जाएगा। और आपको पता है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से एक एंगल क्रिएट करेगा, यहाँ से क्या करेगा, एक एंगल क्रिएट करेगा, तो 90 का। अगर ये 90 माइनस का आई है तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ये एंगल क्या हो गया, आर हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा। यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये आर है तो टोटल ये कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से ये कितना है, आर है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, ये कौन सी रे कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे। आपको बताया था कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लेकिन और यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का बात करूँ तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आर। और ये तो आपको पता ही है वेव फ्रंट कितने डिग्री का बनाता है, रे के साथ में 90 डिग्री का। तो 90 से 90 कट गया, तो ये एंगल कितने का बचेगा, प्लस का आर ही तो बचेगा, ताकि जीरो हो जाए। समझ में आ गई बात। तो यानी कि कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये आपस में हो गया सोल्व, और ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, आर की वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। क्या होगा, क्या प्रूफ करना है, स्नेल लॉ को प्रूफ करना है, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें प्रूफ करना है भाई, ये क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग। चलिए अब क्या करते हैं, शुरू। अब आपको करने के लिए, आपको पिछली बार की तरह हमें पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल प्रूफ नहीं करने हैं। हमें क्या करना है वो समझिए। हमारे पास वैल्यू है एक तो साइन आई की और एक किसकी है, साइन आर की। ठीक है भाई, एक वैल्यू है साइन आई की और एक साइन आर की। तो आपको ये पता ही है कि ये स्पीड से v1t करेगा ट्रेवल, और ये v2t करेगा। यहाँ पे भी हम दो ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रही है, कुछ इस प्रकार से जा रही है, और ऐसे ये परपेंडिकुलर, और ये सरफेस बना दिया यहाँ से, यानी कि ये हो गई बी, ये हो गया सी, और ये हो गया ए। एक ट्रायंगल ये दिख गई आपको। ये 90 डिग्री का वेव फ्रंट है, क्योंकि ये क्या है, वेव फ्रंट है भाई। कौन सा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये आपका हो गया सरफेस, क्या हो गया भाई, सरफेस, जो कि कॉमन आ रहा है। और ये हो गई v1t। इसी प्रकार से एक ट्रायंगल और बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से, और ये एक ट्रायंगल बनी हुई, ये आई डी, ये आई ए, और ये आई सी। ये हो गया आपका आर, और ये हो गया सरफेस। सरफेस इस बार ऊपर कर रखा है, इसको नीचे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपका हो गया v2t। ये कितना हो गया भाई, v2t। और सरफेस हो गया, ये क्या है, डीसी। डीसी हो गया वेव फ्रंट भाई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। पूरा का पूरा आपको मैंने अलग से दिखा दिया। अब क्या करना है, ठीक है भाई, अब क्या करना है वो ध्यान देना है। एंगल आई कहाँ है भाई, एंगल आई ये रहा, एंगल आई ये रहा, और एंगल आर कहाँ हो गया, एंगल आर देखिए सी के साथ मिला रहा है, ये एंगल आर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा पेन चेंज करता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। आपको पता है साइन आई की वैल्यू, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पंडित भर्तृ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है भाई, तो साइन आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, साइन आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाला पर, ये थीटा आई निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ v1t। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो v1t अपॉन माय हाइपोटेन्यूज कितनी है, ये सबसे बड़ी भुजा यही है, सरफेस। लिख दिया आपने क्या, ए सी। इसी प्रकार से मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, साइन आर की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगी, वही फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेन्यूज ही आएगा। और परपेंडिकुलर क्या है, देखो आर के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ये था v2t। तो लिखा v2t अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है, ये AC। ठीक है भाई, अब निकालना क्या है अपने को, साइन आई बाई साइन आर ना, साइन आई बाई साइन आर। ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, और आपको अच्छे से देखते रहना भाई। AC और डिवाइड कर देंगे v2t बाई AC। सोल्व करेंगे तो v1t बाई AC उल्टा हो जाएगा, आप सभी को पता है, नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। अच्छे से कवर करो, टी से टी कैंसिल, यानी कि v1 बाई v2। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10वीं क्लास में, मैंने जो बच्चों को मैंने पढ़ाया अभी देख रहे होंगे बच्चे, उनको पता होगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू मैंने लिखवा दिया था v1 बाई v2। अब होता क्या है कि मीडियम है तो कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी, तो यानी कि हम कह सकते हैं इक्वल टू में कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी देखते रहिए। साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू क्या लिख दिया, v1 बाई v2। और दोनों जो मीडियम है उनके अंदर जो स्पीड का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि कोई भी मीडियम है वो फिक्स है, उनमें वेलोसिटी भी फिक्स रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, म्यू से। तो हम क्या लिख देते हैं, म्यू इजिकल टू में क्या लिखते हैं भाई, एक बार मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि अलग से दिख जाए आपको। चलो कौन सा अभी तक जो पेन यूज नहीं करो वो कर लेते हैं, देखते हैं अलग से। हाँ ये सही है। क्या कहा, म्यू2 बाई म्यू1, ये चीजें भी याद करना है। म्यू2 बाई v1 इजिकल टू हो जाता है v1 बाई v2, ये बात याद रखनी है। ठीक है भाई, म्यू2 बाई v1 यानी कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 फ्रॉम 1, यानी कि जो अभी सेकंड मीडियम में आई है ना, कहाँ से, फर्स्ट मीडियम से, तो फॉर्मूला बढ़ता है μ2 बाई μ1, ये वहीं से बन रहा है। ये म्यू क्या है, कांस्टेंट स्नेला के लिए, और ये v1 बाई v2, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये μ1 और ये v1 इनवर्सली होगा ना, ये μ2 और ये अपॉन में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, इसको म्यू बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द लाइट, टू स्पीड ऑफ लाइट। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। तो ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है, और यही था आपका स्नेल लॉ का प्रूफ, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात। किसी बच्चे को कोई डाउट हो कमेंट जरूर करे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। हाँ, इसका सेकंड लॉ और था ना, एक तो स्नेल लॉ हो गया, दूसरा और था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो पिछले सरफेस में जो बात आपको बताई गई थी पिछले में प्रूफ करने के लिए, ऐसी कोई कमिटमेंट है, वही आपको नोट डाउन यहाँ पे कर लेनी है। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट करके बताए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताए। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक करें, और चलते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए गुड डे।